उपन्यास। उपन्यास का उद्भव और विकास देख चुके हैं। शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, कोई बताएगा? हाँ, नहीं। उपजोन्यास यानी निकट नहीं, और इसका क्या होता है? विरासिता, विरासत में मिली हुई चीजें। थाती नहीं, अर्थात आपके जीवन के सबसे करीब जो हो, उस विषय वस्तु की जहाँ चर्चा होती है उसको उपन्यास कहते हैं, सिंपल अर्थ में देखा जाए। नहीं, जीवन के सबसे करीब हो उस विषय वस्तु पर लिखी गई ग्रंथ को क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। और ये परंपरा स्टार्ट हुई है, आप देखेंगे कहाँ से? एंशियंट और मेडाइवल से ही माना जा सकता है। एंशियंट और मेडाइवल से ये परंपरा स्टार्ट होती हुई थी। किस रूप में? आख्यायिका, आख्यायिका के रूप में ये परंपरा स्टार्ट हुई थी। नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि आख्यायिका प्राचीन और मध्यकालीन संकल्पना है। और इसकी भाषा जो थी क्या थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा नहीं, भाषा क्या थी? संस्कृत में लिखी गई थी। और शैली क्या हो गई? कविता वाली शैली। नहीं, यही अंतर है। फिर आप देखेंगे मॉडर्न एज में, देखेंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल में इसके जगह पर इसको स्थानांतरित करके उपन्यास आ गया। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे एंशियंट और मेडाइवल काल का जो समाज था, ये सरल था। नहीं, सरल था, इसमें सरलता के गुण मौजूद थे। इसलिए कविता में चीज़ें लिखी जाती थी, विषय वस्तु का यहाँ दर्शाना साहित्यकारों के द्वारा था। और इसलिए धीरे धीरे जब यही समय, अब हम आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल में एंशियंट और मध्यकाल की अपेक्षा आधुनिक काल का समाज क्या होता है? थोड़ा कठिन हो जाता है, नहीं जटिल हो जाता है। तो जटिलता वाले समाज को निर्देशित करने के लिए आपको यहाँ कविता वाली शैली का प्रयोग नहीं हो सकता था। नहीं, ध्यान रखेंगे कविता जो है यह उच्च वर्ग तक ही सीमित है। उच्च वर्ग तक, मध्यम वर्ग का अभी नहीं, यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। ध्यान रखेंगे यहाँ एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है। तो कविता की भाषा संस्कृत होती है, क्षेत्रीय होती है, तत्सम संस्कृत होती है, जो आम जनजीवन के समझ से परे है। समझ गए ना? क्योंकि उसके पास उतनी सुविधा नहीं थी कि वो पढ़ लिख सके। ये कहाँ ये सुविधा किसके पास थी? उच्च वर्ग के पास थी। तो उच्च वर्ग तक ही ये सारी चीजें सिमट के रह गई। इसलिए समाज का विकास यहाँ पे उस तरह नहीं हो पाया जो आधुनिक काल का डिमांड है। नहीं, और यहाँ देखेंगे, यहाँ समाज में वर्ग विविधता है, विभिन्नता है, विभिन्नता वाली समाज है। नहीं, उसमें जाति प्रथा विद्यमान है, बहुत सारे संप्रदाय विद्यमान हैं। नहीं, और इनको निर्देशित करने के लिए एक सरल और सहज भाषा की आवश्यकता थी। नहीं, इसलिए यहाँ पर इसके जगह पर आख्यायिका के जगह पर क्या आया? उपन्यास आया। नहीं, उपन्यास आया। और ध्यान रखेंगे यह यहाँ सत्य है कि आप मध्यकाल में देखेंगे कि यहाँ धर्म का प्रभाव है। धर्म के प्रभाव के होने की वजह से यहाँ के लोग आदर्शवादी हैं। नहीं, आदर्शवादी हैं और कल्पना में जीते हैं, काल्पनिक चीजों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि धर्म का प्रभाव है, केंद्र में ईश्वर है। यहाँ कल्पना के सहारे नहीं जीते हैं। नहीं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ आदर्शवादी तत्व के होने के वजह से आदर्शवादी साहित्य की रचना हो रही है। नहीं, और यहाँ पर यथार्थवादी चीजें आ गई, यानी वास्तविकता वाली चीजों पर विश्वास किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ का मानव क्या है? प्रोग्रेसिव हो गया है। प्रोग्रेसिव के साथ साथ क्या है वो? प्रैक्टिकली है, नहीं प्रगतिवादी है, अति आधुनिक होता ही जा रहा है। इसलिए ये वास्तविकता पर, जो सच्चाई है उसी पर विश्वास कर रहा है। उसको निर्देशित करने के लिए उपन्यास की रचना यहाँ पर हो रही है स्टार्टिंग में। नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे उपन्यास जब स्टार्ट हुआ लिखना, जब उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखना शुरू किया, तब वो आख्यायिका के विषय वस्तु से प्रभावित थे। स्टार्टिंग उपन्यास की बात कर रहा हूँ। वो आदर्शवादी और काल्पनिकता के जैसे चीजों से प्रभावित थे। समझ गए? लेकिन जब औपन्यासिक काल में, औपन्यासिक युग में प्रेमचंद्र का जब आगमन होता है, तब वो विषय वस्तु जो थी आदर्शवादी से हट करके यथार्थवादी पर आ गई। हालांकि ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग का जो एक दो उपन्यास है इनका प्रेमचंद्र का, उसमें भी काल्पनिकता के पुट आते हैं। नहीं, काल्पनिक और आदर्शवादी चीजें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो, क्योंकि ये संक्रमण काल है, देखेंगे कि यहाँ भाषा का भी संक्रमण काल है।
नहीं, शैली का भी संक्रमण काल है। भाषा के स्तर पर देखेंगे, यहाँ क्षेत्रीय भाषा है और यहाँ खड़ी बोली स्थापित हो रही है, नहीं। और स्तर शैली के स्तर पर देखेंगे कि यहाँ पे कविता की शैली है और यहाँ कथा कहानी और उपन्यास की शैली है। तो इसको संक्रमण काल कह सकते हैं। अर्थात आप, ये बात हो रही है 1850 और 1650 के बीच का, नहीं, यानी भारतेंदु युग और रीति काल के बीच के युग की बात हो रही है। यह क्या है? संक्रमण काल है, नहीं। और इस संक्रमण काल में जो उपन्यास लिखी जा रही है उस पर आख्यायिका का भी असर है जी, नहीं। यानी क्षेत्रीय भाषा का, कविता वाले शैली का, आदर्शवादिता का, नहीं, काल्पनिकता का यहाँ पर असर है। लेकिन धीरे धीरे जब औपन्यासिक युग में प्रेमचंद्र का आगमन होता है तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और वो विषय वस्तु कहाँ आ जाता है? यथार्थ पर, सच्चाई पर, जो सत्य है उसी की चर्चा करना है। समझ गए ना? इसलिए आप उपन्यास देखेंगे, प्रेमचंद के जितने उपन्यास हैं सब में यथार्थवादी चीज़ों की प्रयोग वो की गई है। लेकिन कुछ जगह काल्पनिकता विषय वस्तु का भी प्रयोग किया गया है, काल्पनिक विषय वस्तु का इसलिए प्रयोग किया गया है कि वो समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। समझ गए ना? कहाँ कहाँ हुआ है, किस उपन्यास में हुआ है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, नहीं। तो यही पृष्ठभूमि था, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए जी। चलिए, तो हम लोग कर लिए थे कि हाँ, ये पश्चिमी संस्कृति में, पश्चिमी सभ्यता में कैसे उपन्यास की शुरुआत हुई, कैसे हुई, प्रीति बताएंगे? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन। हाँ ठीक है, नोबेल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल सही। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ, ठीक है। नहीं, यही सब है, यानी 14वीं शताब्दी में दे सकते हैं जब औद्योगिकरण स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, औद्योगिकरण के जड़ में ही आधुनिकता है, बाजारवादी व्यवस्था है। और वो व्यवस्थाएं ही आकर के भारत में स्थापित होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, नहीं। 14वीं शताब्दी में वहाँ हुआ और उसका असर 17वीं शताब्दी में यहाँ दिख रहा है। बाजारवादी व्यवस्था और वो सब आकर के यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो रही हैं। कैसे वो यहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, नहीं। और यहाँ के लोगों में वो बातें कब आ रही है? जब 19वीं शताब्दी में, जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा है, नहीं। तो कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में जब पश्चिमी देशों में, औद्योगिकरण शुरू हुआ, नहीं, इसी में, इसी के पृष्ठभूमि से ये चीजें निकली। यानी बोकासियो नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, जिसी से इससे नोबेल बना, नहीं। और वहीं देखेंगे कब, 1739 ईस्वी का है। 1739 ईस्वी का उपन्यास है कौन? पामेला। पामेला, जो विश्व का पहला उपन्यास इसको मानते हैं, नहीं। और ये जासूसी उपन्यास है, बहुत एक्साइटमेंट रहा ये पूरे देश के लिए, नहीं। बहुत सारे हिंदी भाषी और अदर लैंग्वेज वाले थे, वो इंग्लिश सीखे इसको पढ़ने के लिए। समझ गए? ध्यान रखेंगे, बहुत पॉपुलर उपन्यास है, जैसे नाटक में अंधेर नगरी जितना पॉपुलर है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब विषय वस्तु यहाँ पे रहा। अर्थात देखेंगे कि चल करके ये परंपरा कब स्टार्ट हो गई भारत में? 1850 के बाद। 1850 में जितने वेस्टर्न सोसाइटी वाले थे, नहीं, उसमें ब्रिटेन था, चीन, चाइना था, नहीं, और तो यूरोपीय संघ था, ये सब लोग इसी विषय वस्तु पर आधारित बड़े बड़े ग्रंथ की रचना करने लगे, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? समाज को दिशा दिखाना। समझ गए ना? समाज को क्या था? दिशा दिखाना। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब पुनर्जागरण चल रहा था 14वीं शताब्दी में, नहीं, तो दो तरह की यहीं पे रचना हो रही थी, शायद इसकी चर्चा मैं किया हूँ। एक, रोमांस, नहीं, रोमांस, नहीं, रोमांस से ही रोमांटिसिज्म आया है। रोमांस से रोमांटिसिज्म आया है। और ये, इसका प्रादुर्भाव कहाँ से है? 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण से ही हुआ है,
नहीं, 14वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण का काल चल रहा था उसमें दो धाराएं विकसित हुई। और एक धारा रोमांस, यानी जो पहले से पूंजीपति वर्ग थे, जमींदार वर्ग थे, उनको अभी भी अपने मनोरंजन के लिए कुछ साधने चाहिए थी, नहीं, इसी से विकसित हुआ रोमांस। और दूसरा देखेंगे नोवासा। नोवासा, ये हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। नोवासा तो रोमांस का अर्थ होता है कि इसमें मनोरंजन परक चीजें होती थी, नहीं, यानी सामंत और जमींदार होते थे, उनके मनोरंजन के लिए काल्पनिक चीजों का सहारा लेकर के जिस ग्रंथ की रचना की जाती थी उसको रोमांस कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी समय काल में कुछ लोग ऐसे थे जो ऐतिहासिक चीजों को ध्यान में रख करके वास्तविकता की बात की करते थे, यानी जिसमें समय काल, तिथि और कल्पना का सहारा न लेकर के वास्तविकता का सहारा लेते थे, उनको नुवासा कहते हैं, नहीं। और इसी से आगे चल करके रोमांटिसिज्म का संकल्पना आया, नहीं। रोमांटिसिज्म के जो साहित्यकार हैं वेस्टर्न सोसाइटी में, एक दो नाम बताएं। वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं, नहीं, ये लोग क्या है, ये रोमांटिसिज्म, उनका ग्रंथ देखिएगा, नोवेल देखिएगा, उस तरह का है, यानी यहीं से निकला हुआ है। कब? वो पुनर्जागरण काल से। ठीक है जी, यहाँ समझते चलना है, नहीं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा उपन्यास, उपन्यास एवं महाकाव्य, नहीं, महाकाव्य। महाकाव्य का अर्थ समझ रहे हैं ना? महाकाव्य का अर्थ समझ रहे हैं? बड़ा बड़ा ग्रंथ, नहीं, बड़ा बड़ा ग्रंथ, वो लौकिक भी होता है, अलौकिक भी होता है, नहीं, प्रबंध काव्य भी होता है और मुक्तक काव्य भी होता है। ठीक है, प्रबंध और मुक्तक का अर्थ समझ रहे हैं? थोड़ा पहले वहां बताइए, प्रबंध और मुक्तक काव्य का बाबू आप लोग। प्रबंध, प्रबंध काव्य और मुक्तक, मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, क्योंकि काव्य की परंपरा कब स्टार्ट हो रही है? मध्यकाल में। काव्य लेखन की परंपरा मध्यकाल से स्टार्ट हो रही है, और इसके दो भाग हैं, नहीं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, नहीं। हाँ, क्या बता रहे थे? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कुछ बताएं, इसके मुक्त प्रबंध के एग्जाम्पल बताएं कोई। हाँ, रामचरितमानस प्रबंध काव्य हो गया, नहीं। और मुक्तक का एग्जाम्पल पदावली हो गया। ठीक है, नहीं, पदावली हो गया, आप देख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य वो ऐसा काव्य है जिसमें जो कहानियां मेंशन होती हैं, कहानी का जिक्र किया जाता है, जैसे वो आगे बढ़ती हैं तो आगे वाली कहानी पहले वाली कहानी से संबंध रखती है, लिंक रखती है, नहीं। जैसे रामायण में देखेंगे, जितनी कहानियां आगे जैसे जैसे प्रसंग बढ़ता है, कहानी एक नया ऐड हो जाता है, दूसरे से, पहले वाले से लिंक होता है, नहीं। यानी प्रबंधात्मक, उसमें एक लिंक होता है, एक सीक्वेंस से कहानियां चल रही होती हैं, उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे रामचरितमानस देखेंगे, नहीं, वाल्मीकि रामायण देखेंगे। मुक्तक काव्य में, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें विषय वस्तु कम होते हैं और इसमें विषय वस्तु ज्यादा होते हैं मुक्तक में। और जो विषय वस्तु होते हैं उनमें लिंक नहीं होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं। समझ गए ना? बहुत सारे स्टोरी होते हैं, जैसे कवितावली में देखेंगे बहुत सारे विषय वस्तु हैं, नहीं। इनको तुलसीदास का आत्मकथा भी कहा जाता है, नहीं। शिव की महिमा है, गंगा की महिमा है, आपको देखेंगे उसमें काशी विश्वनाथ की महिमा है, नहीं। वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, स्त्री पुरुष के संबंध की चर्चा है, नहीं। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ राम सीता को क्या दिखाया गया है? मर्यादित दिखाया गया है। राम सीता को मर्यादित की दिखाया गया है, यहाँ राम सीता को हंसी ठिठोली करते हुए दिखाया गया है, नहीं। तो इस तरह का अंतर है मुक्तक काव्य में। अर्थात कहने का अर्थ है ये परंपरा आपको मध्यकालीन परंपरा है, मध्यकाल में शुरू हुई महाकाव्य लिखने की परंपरा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे उपन्यास एवं महाकाव्य में अंतर क्या है। तो आपने देखा है कि उपन्यास जो है ये जटिल समाज को निर्देशित करता है,
समाज में जटिलता आ गई, तो उस समाज को निर्देशित करने के लिए जिस ग्रंथ की रचना हुई उसको उपन्यास कहते हैं। और जैसे जैसे समाज में जटिलता आई और वो विषय वस्तु की रचना हुई, रखा गया, तो उसमें बहुत सारे विषय वस्तु को रखा गया, यानी जटिल समाज से जुड़े हुए जो विषय वस्तु थे उनकी चर्चा बृहद स्तर पे की गई, उसको उपन्यास कहते हैं। नहीं, बृहद स्तर पे यानी जटिल समाज के विषय वस्तु क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं विषय वस्तु जटिल समाज के? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल। यानी कहने का अर्थ है, जटिल समाज क्यों हो गया कि जटिल समाज में बहुत सारे संप्रदाय आ गए, धर्म व्यवस्थाएं आ गई, नहीं, जाति प्रथा आ गई, और जाति प्रथा के साथ साथ ये सब कुप्रथाएं आई, फिर भी मनुष्य विकास कर रहा है। आधुनिक काल की ये, हम लोग आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक काल में ये सब चीजें हैं, 18वीं या 19वीं शताब्दी में देखेंगे, नहीं, तभी तो सांप्रदायिकता भी वहाँ पे जोरों शोर से है, हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये सब चीजें आई हैं, फिर भी मानव मानव क्या है, ये विकास करना चाह रहा है और अति आधुनिक होना चाह रहा है। अति आधुनिक होना चाह रहा है, इसका अर्थ है कि वो नगर से निकल के, सॉरी, गांव से निकल के नगर की तरफ आ रहा है, नहीं, शहर की तरफ आ रहा है। तो उन सब चीजों की चर्चा बृहद स्तर पे की गई है, इसको उपन्यास कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे विभिन्न विभिन्न तरीकों से लो साहित्यकारों ने उन चीजों को निर्देशित करके दिखाया है कि जनता इस परिदृश्य को समझे, पब्लिक इस परिदृश्य को समझे और समझ करके अपने विकास के रास्ते को तय करे। नहीं, क्योंकि उसका जड़ है, जो विकास कहाँ से कर रहा है, गांव से कर रहा है, और अति आधुनिक होने के वजह से गांव समाज परिवार सब टूट रहा है। नहीं, बृहद परिवार है, संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार की संकल्पना यहाँ टूट रही है, समाज की संकल्पना टूट रही है। ये सब टूटने के साथ साथ मानव जहाँ नैतिकता उससे जुड़ा हुआ था, यहाँ आने के बाद वो अनैतिक होते जा रहा है, नहीं, और एकांतिक होते जा रहा है। इन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की गई है, जो पहले आपको साहित्य में, मध्यकालीन साहित्य और आदिकालीन साहित्य में जो साहित्यकार करते थे समाज को दिशा दिखाने का काम, यहाँ बृहद स्तर पर उपन्यास के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी यह धीरे धीरे जा करके इतने विषय वस्तु विस्तृत हो जाते हैं कि ये महाकाव्य का रूप ले लेता है। नहीं, इसलिए गोदान को देखेंगे कि महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान क्या है, महाकाव्यात्मक उपन्यास इसको कहा जाता है। बाकी जो उपन्यास है, इसका अर्थ है कि बाकी पहले के उपन्यास हैं उसमें विषय वस्तु कम है, नहीं, और धीरे धीरे जब उपन्यास का स्तर बढ़ता है, उपन्यास की क्षमता जब विकसित होती है, तो गोदान में जाकर के बहुत सारे विषय वस्तु इकट्ठा रख दिए जाते हैं। इसी वजह से इसको महाकाव्य कहा जाता है। नहीं, और यह 1936 के परिदृश्य में जो उपन्यास लिखा गया, जो वहाँ का स्थिति था, परिस्थिति था, सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक लेकर से देखिएगा, वो उस समय जितनी प्रासंगिक थी उपन्यास, अभी भी है, और आगे भी 50 साल के बाद देखेंगे तो ये प्रासंगिकता रहेगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो स्थितियां दिख रही हैं, वो सब ग्रामीण, उस समय के ग्रामीण पृष्ठभूमि की चर्चा है। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि आज भी मौजूद है, आप जाएंगे गांव में तो ये सब स्थितियां आज भी मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि गोदान जब लिखा गया उतनी प्रासंगिकता उस समय थी, आज भी है और आगे भी रहेगी इसकी प्रासंगिकता। चलिए, इसमें दो चार पॉइंट लिख लेंगे आप लोग। एक हेडिंग बनाएंगे, उपन्यास एवं महाकाव्य। उपन्यास और महाकाव्य, इसमें लिखेंगे उपन्यास, उपन्यास, उपन्यास और जटिल समाज में, उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है, गहरा संबंध है ना जी। उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है, संबंध है। नगरीकरण के साथ साथ, नगरीकरण के साथ साथ समाज की संरचना, समाज की संरचना भी जटिल होती गई, समाज की संरचना भी जटिल होते गई।
जटिल होते गई। क्योंकि क्योंकि शहर क्योंकि शहर में भिन्न भिन्न परिवेश, शहर में भिन्न भिन्न परिवेश, भिन्न भिन्न परिवेश और भिन्न भिन्न मूल्यों से लिखिएगा, भिन्न भिन्न मूल्यों से संबंधित, भिन्न भिन्न मूल्यों से संबंधित लोग साथ साथ रहते थे, लोग साथ साथ रहते थे। परवीन जी, ऐप पे है ना, मेरे पे नहीं आ रहा है मोबाइल पे। रिकॉर्डिंग हो, ऐप नहीं काम कर रहा है तो बच्चे फिर कैसे ऑनलाइन वाले? बाद में डाला जाएगा तो मैसेज कर दिए हैं। नहीं, क्या है, गहरा संबंध इन लोगों में है। अब देखेंगे कि क्या सेंटेंस कहाँ खत्म किया। साथ साथ रहते हैं, ठीक है। जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म जैसे संरचनाएं यहाँ जाति धर्म जैसी संरचनाएं यहाँ टूटने लगी है। संयुक्त परिवार बिखरकर, संयुक्त परिवार बिखरकर बिखरकर एकांकी, एकांकी परिवारों में तब्दील होने लगा है। एकांकी का अर्थ समझ रहे हैं ना बाबू? हेलो बुआ, आप एकांकी, एकांकी नहीं, संयुक्त परिवार में क्या होता है, चाचा दादा नहीं, ये सब इकट्ठे रहते हैं। आप देखेंगे संयुक्त परिवार में चाचू जो हैं, दादाजी हैं, ये सब कोई इकट्ठे रहेगा, दादाजी के भाई नहीं, यानी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये परिवार जब वहां से आदमी आधुनिक काल में आ रहा है तो परिवार टूट रहा है और एकांकी जीवन हो जा रहा है, यानी एकल परिवार की संकल्पना स्थापित हो रही है। ठीक है, एकांकी संरचनाएं स्थापित हो रही है। इन सभी इन सभी कारणों से एकांकी परिवार स्थापित हो रहा है। इन सभी कारणों से एक ऐसा समाज उपस्थित हुआ, एक ऐसा समाज उपस्थित हुआ जिसमें एकरूपता नहीं विषमता देखी गई। जिसमें एक ऐसा समाज उपस्थित हुआ जिसमें जिसमें एकरूपता नहीं विषमता देखी गई, विषमता देखी गई, देखी गई। ऐसे समाज, ऐसे समाज जो बिखर रहा था, बिखर रहा था, उसको उसको कविता से नहीं, उसको कविता से नहीं बल्कि बल्कि गद्य नहीं, गद्य का अर्थ क्या है बुआ? कथा कहानी उपन्यास। गद्य के माध्यम से ही समेटा जा सकता था, गद्य के माध्यम से ही समेटा जा सकता था, समेटा जा सकता था। हाँ, इसी बिंदु पर उपन्यास महाकाल का स्थानापन, स्थानापन, इसी बिंदु पर उपन्यास महाकाल का स्थानापन बन गया, बन गया। ठीक है, बन गया। स्थानापन, स्थानापन, स्थानापन का अर्थ क्या है? उसका जगह ले लिया, नहीं, स्थानापन बन गया। पूर्ण विराम। दोनों में समानता यह है कि, दोनों में समानता यह है कि दोनों
अपने दोनों अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, दोनों अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की चित्रण करते हैं, चित्रण करते हैं, है ना जी। दोनों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है। देखिए एंशिएंट यानी प्राचीन काल और मध्यकाल का सांस्कृतिक परिवेश क्या है, उसमें सरलता है नहीं और उतना जटिलता नहीं है, इसके बनिस्पत जटिलता है लेकिन इसके बनिस्पत नहीं है, नहीं, इसलिए वहाँ आदर्शवादी है क्योंकि धर्म का प्रभाव है, तो सामाजिक परिदृश्य को निर्देशित करता है। और यहाँ का सामाजिक परिदृश्य कुछ अलग है, नहीं, यहाँ आधुनिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है इंसान, तो परिदृश्य अलग है। दोनों में अंतर, अंतर लिख लिए ना, दोनों में क्या लिखे हैं हाँ, ये दोनों में समरूपता है, समरूपता इसको कहेंगे, यानी दोनों अपने अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण करता है, लेकिन दोनों में अंतर, उसके बाद लिखेंगे लेकिन दोनों में अंतर, अंतर यह है कि महाकाव्य, महाकाव्य मध्यकालीन आदर्शवादी, मध्यकालीन आदर्शवादी तथा काव्यात्मक विधा है। आदर्शवादी काव्यात्मक, काव्यात्मक का अर्थ क्या है, कविता नहीं, काव्यात्मक विधा है, विधा है जबकि उपन्यास आधुनिक गद्यात्मक तथा यथार्थवादी, आधुनिक गद्यात्मक तथा यथार्थवादी विधा है, नहीं। राल्फ फॉक्स एक वेस्टर्न राइटर हैं, राल्फ फॉक्स, वहीं पे उसी के बाद लिखेंगे राल्फ फॉक्स नामक पश्चिमी उपन्यासकार ने अपने लेख नोबेल एज एंड इपिक नहीं, अपने लेख द नोबेल एज एंड इपिक, देवनागरी में ही लिखेंगे, द नोबेल एज एंड इपिक में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष, उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष रखा, महाकाव्य के समकक्ष रखा। आगे चलकर फिंडिंग ने अपने उपन्यास टॉम जॉन, अपने उपन्यास टॉम जॉन को इन्वर्टेड कोमा में कर लेंगे, टॉम जॉन की भूमिका में उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य बताया, उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य बताया, आधुनिक युग का महाकाव्य बताया।